हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्री क्या होती है। तो आज का टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए इसको वीडियो को मैं दो पार्ट के अंदर बनाऊंगा। पहले पार्ट के अंदर हम 10 तरह के जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और रेस्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जनरल एंट्री करने के लिए टैली में F7 की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो F7 करके हम किस किस तरह की जनरल एंट्री कर सकते हैं, जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री का यूज क्या होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको आज सिखाऊंगा जनरल एंट्री के बारे में। ठीक है। ज़्यादातर लोगों को जब जनरल एंट्री करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। जनरल एंट्री कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं स्टूडेंट से, जो फ्रेशर होते हैं, जॉब पे जाते हैं, जो टैलेंट सीखना चाहते हैं। तो जनरल एंट्री का तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल एंट्री हम किस तरह करें। ठीक है। टैली में तो लोग सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में भी जनरल एंट्री आना चाहिए ना। तो मैं आज आपको टैली में भी सिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी सिखाऊंगा। ठीक है। जैसे कि टैली में अलग अलग तरह के वाउचर होते हैं। कॉन्ट्रा हो गया, कैश विड्रॉल की, कैश जमा करने के लिए, बैंक ट्रांसफर के लिए, पेमेंट हो गया कस्टमर को पेमेंट करने के लिए, या किसी को भी पेमेंट करने के लिए, रिसिप्ट हो गया किसी से पेमेंट मंगवाने के लिए, या कोई पेमेंट रिसीव होती है, सेल परचेज हो गया। उसी तरह एक जनरल वाउचर की भी जनरल एंट्री के लिए भी वाउचर होता है, जनरल वाउचर जैसे जेबी भी जानते हैं। तो आज हम सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में सीखेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, हाँ, मेरी पिछली वीडियो में मैंने गोल्डन रूल के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज आप पहले वाली वीडियो देखें, क्योंकि उस सबसे पहले जनरल वाउचर क्या होता है। देखो, जनरल वाउचर जो होता है एडजस्टमेंट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। फिर कैश ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि एक अमाउंट को दूसरे अमाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब मान लो कि दो लोन चल रहे हैं, ए और बी। ए के पैसा हमें बी में ट्रांसफर करना है या फिर ए का पैसा हमें बी में एडजस्टमेंट करना है। तो वहाँ के लिए उस एंट्री के लिए जनरल वाउचर का यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। और एक्सपेंस बुक करने के लिए भी होता है, ट्रैवल बुक करने के लिए। तो आज मैं उसी चीज़ों को आपको एक एक करके एग्जाम्पल बताऊंगा और एक आपको ये लाइव में बताऊंगा कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मेन मेन टॉपिक लिखे हुए हैं, देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, अर्न इनकम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन और एक्सपेंस हो गया। ठीक है। इन सब जितने भी ये 15 मैंने टॉपिक लिए हैं, इन सब में जनरल एंट्री का यूज होता है। ठीक है। अब जरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं कि ऐसे एक्सपेंस जो ऐसे एक्सपेंस जो हमने बुक तो कर लिए, वो हमें पे नहीं करे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है, देखो, सबसे पहले हम बताते हैं आउटस्टैंडिंग मतलब तो जो हमने खर्चा बुक कर लिया लेकिन हमने दिया नहीं। तो टैली में जाएंगे, F7 करेंगे। अब सैलरी होती है मार्च की। मार्च की सैलरी क्या करते हैं, किसी भी कंपनी जाओगे सैलरी इकतीस मार्च को नहीं मिलती हमें। ठीक है। ठीक है। हमें मार्च से अगले महीने मिलती है। तो किताबों में हमें मार्च का खर्चा बुक करना, तो कैसे करते हैं, ऐसा करेंगे। सैलरी अकाउंट नहीं है, पॉलिसी करिए, सैलरी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ही हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अभी ही एक्सपेंस बनाया हमने और हमने कंपनी में 2.5 लाख रुपए की सैलरी बुक कर दिया। अब यहाँ पर 1 लाख रुपये बनाएंगे सैलरी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मान लो या फिर आप मान लो पेबल के नाम से, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। अब ये हमारा करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमें कंपनी के लिए एक तरह की जिम्मेदारी होती है पे करना। ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, 31 मार्च को बुक कर लिया, या फिर हम 30 अप्रैल को बुक कर सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल लेगा नहीं। 31 मार्च जाएगा। हाँ। ठीक है। अब मतलब हमें मई की सैलरी बुक कर लिया अपने। ठीक है। अब लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। अब इस सैलरी मार्च में बुक होगी, लेकिन मार्च में पे नहीं। उसी तरह रेंट भी हो जाएगा। रेंट मतलब जो भी कंपनी के लिए एक्सपेंस हो उस महीने का होगा, लेकिन उस महीने पे नहीं किया है, वो सब रेंट हो गया, रेंट एक्सपेंस। और ये रेंट एक्सपेंस। ठीक है। यहाँ से इंडायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे और यहाँ पर रेंट ले लेंगे। जैसे इसमें 45,000 रेंट है, जो कंपनी की शॉप है, मान लो मतलब कंपनी की शॉप है जो कंपनी महीने में रेंट देगी। ठीक है।
अब कंपनी क्या करती है, उसे महीने के एंड में देती है। एडवांस भी रेंट होता है कई कई कंपनी, लेकिन महीने के एंड की कंडीशन में महीने के एंड में रेंट देगा। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर और सी करेंगे, रेंट पेबल। कल मानेंगे आउटस्टैंडिंग को बात एक ही होती है, तो करंट लायबिलिटी में डाल देंगे उसे, ठीक है। और ये रेंट हो गया। अभी आउटस्टैंडिंग बुक हो गया है। अब ये पे कब हुआ है, F5 करके इसको सही कर देंगे, 6 तारीख। 6 तारीख को सैलरी भी होगी। 1 तारीख, 1/7 को, 1/7 को सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाएगा 2.5 लाख रुपये। वैसे कंपनी का भी एक तारीख सैलरी देती नहीं है, ठीक है ना। अब कैश देने बैंक देने वो आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे कैश यूज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको 2 एंट्री सिखाई है इसके अंदर, जनरल एंट्री भी वो भी है, और पेबल की एंट्री भी। तो यहाँ पर हम 31/5 में देखेंगे तो जनरल अमाउंट हमने पे कर दिया। तो जो भी आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी खर्चे कंपनी ने बुक कर लिए लेकिन अभी दे रही है, वो सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो मैंने गोल्डन के बारे में बताया, जिसमें बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं सारे बताए, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग बिजली के बिल। मैं जो भी खर्चा हम अभी नहीं, हम अगले महीने पे करेंगे, वो सब आउटस्टैंडिंग के लिए आएगा। अब बुक करते मैंने बुक को नहीं सिखा दिया, तो ये हमारा डन हो गया, ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आया था प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस होते क्या है, देखो वो एक्सपेंस मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में भी थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंस होते क्या है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस की टैली में एंट्री कैसे करते हैं। देखो अब प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो हम फ्यूचर के लिए पे कर देते हैं। अब मान लो भी मैंने कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया है, स्टॉक का इंश्योरेंस लिया है, एक ती- 1/3/2026 को, ठीक है। 12 महीने के लिए इंश्योरेंस, मोस्टली 12 महीने के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। अब इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है, 24,000 रुपये, ठीक है। अब बुक्स क्लोज होती है, हमारी बैलेंस शीट बुक क्लोज होती है, वो होती है 31/3/2027 को। अगर मार्च 31/3/2026 को, मतलब हर रोज क्लोज होती है 31 मार्च को। अब ये खर्चे 1/3/2026 को, तो इसका बुक को फाइनेंस ईयर होगा, टैक्स ईयर होगा, फाइनेंस ईयर होगा 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक, ठीक है। अब बुक्स क्लोज करनी है तो 31 मार्च तक ही खर्चे हम किताबों में, टैली में बुक कर सकते हैं, अदरवाइज बुक नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जो खर्चे हमने एडवांस के लिए पे कर दिए वो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अब हमने 24,000 पे कर दिए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मार्च का खर्चे लेंगे, तो बाकी खर्चे क्या हो गए, 11 महीने के वो हो गए हमारे प्रीपेड एक्सपेंस। और वो निकालते कैसे, अब आपको सिखाता हूँ। देखो ये 12 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए है, तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करोगे 12 से, पर मंथ 2,000 रुपये निकल गया। अब हमें सिर्फ मार्च मास बुक करना है 1 महीने के लिए, तो ये 1 महीने का पर मंथ हो गया, 1 महीने का 2,000 रुपये। अब बाकी 24,000 माइनस 2,000, 22,000 क्या हो गया, हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अब इसकी मैं एंट्री करके दिखाता हूँ कि एंट्री कैसे होती है। देखो टैली में गए, वाउचर टाइप में गए, वाउचर टाइप में जाने के बाद तो अभी यहाँ पे F5 करेंगे। पहले तो 1/3 को हमने पेमेंट करी है। क्या पेमेंट करी हमने, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस नहीं तो और सी करके इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये है। तो ये होगा। अब हमने यहाँ 24,000 रुपये कर दिए 1 मार्च को, कैश पे किया है, ठीक है, या बैंक पे किया वो आप लोग लेना, नहीं ठीक है। अभी कैश पेड बाई इनवॉइस नंबर, जो भी आपको बिल आएगा उसका बिल में आप दे दोगे, और टॉप इंश्योरेंस। ये प्रॉपर्ली होगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, किताबों के अंदर ये पूरा एक्सपेंस बुक हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूरा बुक तो करना नहीं है। अब हमें यहाँ यूज करेंगे जनरल एंट्री का, ठीक है। यहाँ पर दबाएंगे F7। F7 के अंदर पहले तो और सी करेंगे,
फिर हम प्रीपेड की लेजर बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। एक तरह का हमने आगे के लिए एक्सपेंस पे कर दिया है, तो ये पैसा हमारा लाइबिलिटी तो है नहीं, ये हमारे तरह का एसेट होगी, तो हम डालेंगे उसको करंट एसेट के अंदर। ठीक है। अब वहाँ पे वैल्यू कितनी निकली थी, वहाँ पे वैल्यू निकली थी 9,000 रुपये। और क्रेडिट क्रेडिट करेंगे हम इंश्योरेंस, क्योंकि पिछली एंट्री में हमने क्या किया था, पूरे 12,000। हम पेपर हो गया, पेपर के बाद यहाँ लिखेंगे हम 22,000। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस को करेंगे क्रेडिट, और यहाँ लिखेंगे प्रॉपर नेट। अब इंश्योरेंस क्रेडिट को करा है, तो पिछली एंट्री में जब पेमेंट करी थी हमने पूरा इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया था 24,000 रुपये, लेकिन 24,000 तो हमारा खर्चा है नहीं। 24,000 में से हम क्या करेंगे, 22,000 रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रिवर्स की एंट्री मार दी मैंने, और ये पैसा पका दिया मैंने इसके अंदर, करंट एसेट के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हम कि 24,000 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड 12 अगर 2,000 फॉर द 1 मंथ। ठीक है। 24,000 माइनस 22, 2,000 रुपये। ठीक है, ताकि आपको चीज याद याद है, ये होगी प्रीपेड की एंट्री। अब इस तरह कुछ भी प्रीपेड हो सकता है। अब प्रीपेड का एग्जाम्पल मतलब, अब प्रीपेड का मतलब होता है मतलब आपने कोई खर्चा, फ्यूचर वाला खर्चा आज ही पे कर दिया है, तो वो सारे रेंट भी प्रीपेड हो सकता है। जैसे 15 का रेंट आपने महीने रेंट पे कर दो, तो 15 तारीख का रेंट आपने पे कर दिया 15 मार्च के लिए, तो 15 दिन का रिवर्स होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस मिल जाएगा। ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, कोई एडवर्टाइजमेंट कर ली आपने, मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट आपको दिखानी है अगले महीने से, लेकिन पेमेंट आपने इस महीने कर दी है, तो वो भी एडवांस। अब मैं आपको एडवांस, आपको मतलब आपको कैसे है, आपको कैसे की प्रमोशन करनी है, तो आपने कर दिया 1 मार्च को ही पेमेंट कर दी 10,000 रुपये की। लेकिन वो जो ऐड चलेगी, वो कब चलेगी, अप्रैल में। वो पूरा पैसा किससे जाएगा, उसमें जाएगा प्रीपेड में। तो ऑल यहाँ पर हम टाइप करेंगे पहले। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंटर एक्सपेंस जाएंगे, और 10,000 रुपये की एंट्री करेंगे। क्या है दिखा दिया मैंने, टैक्स टैक्स भी कर सकते हो ना। अब ये ऐड शुरू होनी है अगले महीने 1 अप्रैल से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस का एक लेजर बनाओ हमारा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे 10,000 रुपये, और एडवर्टाइजमेंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये एक्सपेंस हमारी किताब बुक ना हो, और ये प्रीपेड में पहुंच जाएगा। अब दिखाओ, इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। बैलेंस शीट में जाएंगे हम, बैलेंस शीट में गए यहाँ पर, करंट शीट में जाएंगे, करंट शीट में देखो यहाँ पर, ये हमारे पास प्रीपेड है जाएंगे, 2 एंट्री पड़ी है, 22,000, 10,000 रुपये। अब इसका इफेक्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट में जाएंगे हम, यहाँ देखो, यहाँ पे एक्सपेंस सिर्फ 2,000 रुपये आ रहा है 1 महीने का। उसी तरह रेंट भी, रेंट, उसी तरह यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट क्या किया, तो अब देखने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ नहीं रहा, तो हम कहेंगे F12 दबाएंगे। F12 दबाने के बाद ओपनिंग या ट्रांसफरिंग यस करेंगे, तो देखो ये आ गया। तो ये हमने पेमेंट तो कर दी, लेकिन पूरा एक्सपेंस हम कितने लगा, पेमेंट में ले गए। तो ये एंट्री स्टॉक है, मतलब वो खर्चा जो हम पीछे के लिए पे कर दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, वो सब का हो गया, डिलीवर हो गया। अब ये भी हमारा डन हो गया है। तो ये टॉपिक वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंदर में कोशिश रहती है कि आपको हर एक चीज डिटेल में समझाओ, उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टैली में कैसे एंट्री होती है एक्चुअली वो, और साथ ही वो एंट्री होती क्या है, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपसे कोई पूछे कि किसे, तो आप बिना सोचे, तो आप सर्टिफिकेशन ना करो, तो आप इस नंबर से बता दो। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम में काफी बंदों को कंफ्यूजन होता है, एक्रूड इनकम होती क्या है। देखो, सुनो, पहले समझो, समझना सभी जरूरी है, पहले भी तो सब कुछ हो जाता है। देखो, एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो
हमको मिलनी है इस महीने लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, तो वो होती है एक्रूड इनकम। अब फॉर एग्जांपल आपको इस महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको आपने कोई एफडी कराई है 5 लाख रुपए की, ठीक है, और महीने हर महीने आपको उसके मिलते हैं 5,000 रुपये इंटरेस्ट। लेकिन बैंक ने आपको अभी इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, अभी आपको इंटरेस्ट तो लेना है, तो किताबों में कैसे दिखाओगे? और किताबों में कैसे दिखाओगे? ठीक है, तो हम उस इंटरेस्ट को बोलते हैं एक्रूड इनकम। मतलब जो इंटरेस्ट जो इनकम हमें अभी आनी है, हमारी फिक्स हो गई है, इस महीने आने आनी थी लेकिन इस महीने अभी आई नहीं है, कैश नहीं आया, बैंक ने नहीं दिया है, वट जो भी चीज़ें, तो वो होती है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम की टाइप एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहले जाएंगे हम वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप के अंदर हम यहाँ एक लेटर बनाएंगे, और सी करके एक्रूड इनकम। अब ये एक तरह का ये हमारा फायदा है, जो डाटा से पैसा लेते हैं हमारा एक तरह का फायदा होता है, तो ये एक तरह का हमारे लिए बेनिफिट है, कमने के लिए इनकम हो गई। तो ये जाएगा हमारा करंट असेट में। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये करंट असेट में कैसे डाल रहे हैं, ये करंट लायबिलिटी में क्यों आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब चैनल पे, ग्रुप डिटेल। इसके अंदर मैंने हर ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कौन सी लेजर किस लेजर के अंदर आएगी। आप जाके वो वीडियो देखो पहले, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये लेजर इसके अंदर क्यों आया हुआ है, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी है वीडियो। ठीक है, ग्रुप के बारे में। फिर भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 5 लाख का लोन दिया है मैंने, ठीक है, तो 5 लाख का लोन में 5,000 रुपये मेरे इंटरेस्ट दे रहा हूँ 1% के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर डालेंगे हम अप्रूव्ड इनकम, और सी करेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम नॉर्मल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है या फिर एफडी इनकम है, जो भी आप है। अब जैसे मान लें एफडी इनकम है, एफडी इनकम, एफडी इंटरेस्ट इनकम। अभी हमारी इनकम हो गई, भाई मैंने किसी को 5 लाख लोन दिया है और मैंने मैंने पैसा, तो मेरे तरह की इनकम हो गया ना। इस पे सरकार की नजर होती है कि टैक्स कब देंगे, ठीक है? तो वो हमारे यहाँ पर जाएगा। अब इनकम कहाँ आती है? इनकम आती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। इनकम में अब आता है हमारे लिखते हैं प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ, तो भी ये मार्च, तो मार्च के लिए। ठीक है, अभी इनकम बुक हो गई है लेकिन अभी आई नहीं है। अब जैसे ही पैसा आ जाएगा, अब मान लो मार्च की एंट्री करी है मैंने, मार्च की एंट्री मैंने मार्च की एंट्री करी, तो मार्च की एंट्री ना करके मैं इसको करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर नया फाइनेंशियल बोलना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ, वरना ये भी ठीक है एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर करता हूँ मैं 31/5 में। मैं एंट्री मुझे डेट में से दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा एजुकेशन वर्जन है टैली का, तो मैं प्रॉपर डेट चेक नहीं कर पा रहा, तो 31/5 की एंट्री में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 31/5 जाएंगे हम, 31/5 में दिखा दिया मैंने। 31/5 को मुझे 1/5/2026 से लेकर 31/5 को मुझे इंटरेस्ट लेना है, एफडी में इंटरेस्ट लेना है, जो मैंने कहा था वो दिए थे बैंक को। मैंने पेमेंट एंट्री मारी, ठीक है ना, तो आप समझ जा रहे थे, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे ये पैसा आ गया है, 31 मई का पैसा कब आया हमारे पास? हमारे पास आया 6 तारीख को, 6 जून को, लेकिन 6 जून लेकर नहीं पड़े, 1 जून को। ठीक है, यहाँ पर मैं वाटर टाइप में जाऊँगा, F6 करूँगा, एक्रूड इनकम डालूंगा। अब जब एक्रूड इनकम यहाँ पर देखोगे तो 5,000 रुपये मुझे लेने आ रहे हैं, तो 5,000 रुपये मैं रिसीव करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा कैश में या बैंक के अंदर। कैश हमारे हमारे एक्रूड इनकम भी हो गई। तो जनरेट का यूज हमारा एक्रूड इनकम को बुक करने के लिए होता है। ठीक है ना, मतलब एक्रूड इनकम देखोगे, एक्रूड इनकम होती है जो इनकम हमें मिली है बट मिली नहीं है इसमें, रिटर्न हो गया। अब आती है
अन अर्न इनकम, ये इनकम क्या होती है? देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अन अर्न अन अर्न इनकम के बारे में। देखो, इसका नाम में लिखा हुआ है कि ऐसी इनकम जो अभी हमने अर्न नहीं करी है। मतलब कम किसी कस्टमर ने आपको पैसा तो दे दिया 10,000 रुपये, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है। ठीक है ना? तो मतलब आपने एडवांस पैसा ले लिया है, तो वो होगी क्या आपकी अन अनअर्न इनकम के अंदर। ठीक है ना? अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मतलब ऐसी इनकम जिसका मैंने पैसा एडवांस में ले लिया, लेकिन वो आपका भी इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है? तो वो इनकम क्या होती है? अनअर्न इनकम होती है। ठीक है? अब इसकी एंट्री में आपको बताता हूँ कि इसकी एंट्री कैसे होती है। अब मान लो कि किसी कस्टमर ने आपको 2 महीने का एडवांस इंटरेस्ट दे दिया। तो जब इंटरेस्ट मिल रहा था 24 नहीं 25 लेता हूँ 1 महीने का, 1 मंथ का। अब 2 महीने का रेंट कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। और 3 महीने का हो जाएगा 75,000 रुपये। और मेरे पास ठीक है ना? तो कस्टमर की तुम्हारी डील ये होती है कि भाई 3 महीने एडवांस रेंट चाहिए हमें। ठीक है? तो इसका नहीं, हमने 3 महीने एडवांस में इंटरेस्ट ले लिया, रेंट ले लिया। लेकिन इस महीने तुम्हारी चाहिए एक ही महीने का इनकम मानी जाएगी किताबों के अंदर। ठीक है? तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा? अनअर्न इनकम में जाएगा। अब मैं इसकी एंट्री दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब इसके मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। आह, एक कस्टमर है जिसका नाम है, एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है? जानू। ठीक है? तो जानू ने 75,000 कर दिया, तो आप पहले पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। जानू कौन है? तो जानू का नाम डाल दिया हमने। ठीक है? अब इससे हमें पैसा लेना है, तो एक तरह से निकट हो गया। ठीक है? अब ये 75,000 कर दिया, कैश में दे दिया। मैं बैंक में आएंगे तो मार रहा हूँ कि मैं आएंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट में चोरी करता हूँ। ठीक है ना? 75,000 दे दिए। और कब दिया इसने पैसे हमने? जा- जानू ने 1 दिन में पैसा दिया है 3 महीने का। यहाँ रेट में लिखेंगे एडवांस प्लान फॉर 3 मंथ। ठीक है? अब हमें 75,000 मिला, वो रेंट मिला, तो ओवर करेंगे अपन, F7 करेंगे। लैंड हमें रिसीव हुआ है, इससे इसी वजह से जानू जानू अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है? 75,000 रुपये और लैंड इनकम आ जाएगी। ठीक है? ये हम लिख देंगे एसएमएल की, ताकि ये पता लगे 3 मंथ लैंड एडवांस। एक अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि किताबों के अंदर जून महीने में मेरे पास 25,000 रेंट है, 50,000 रेंट नहीं है। तो हम बाकी क्या करेंगे? बाकी रेंट हम डाल देंगे हमारी अन अन इनकम के अंदर, ऑल डे करेंगे। ठीक है? ऑल डे हम बनाएंगे हम इनकम का। अब इस महीने में वापस करना है, लेकिन इस महीने तुम्हारी लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी में डालेंगे हम। ठीक है? यहाँ 50,000 रुपये रिवर्स करना है, 50,000 डालेंगे। और क्रेडिट में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम रेंट इनकम। ठीक है? लिख देंगे 2 मंथ एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस रेंट। ठीक है? अब इसका चालू अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है? अब बैलेंस में जाकर देखेंगे तो हमें दिख जाएगा पर। ठीक है? तो यहाँ पर क्रेडिट पैड होगा, ये थोड़ी है, ये यहाँ पर जाकर लाइबिलिटी करते हैं। ठीक है? तो मतलब ऐसी इनकम, मतलब जो किसी कस्टमर ने एडवांस पैसा दे दिया है, तो लैंड दे दिया हो। हम्म, मतलब ऐसी इनकम जो हमारे उस महीने की इनकम नहीं है, बट हमने रिसीव कर लिया है टैली के अंदर। तो बाकी सारे इनकम वो हमारी जाएगी अन अन इनकम के अंदर। ठीक है? एडवांस सर्विस ले लिया हमने, कोई कमीशन एडवांस ले लिया हो, वो सब इसमें जाएगा। अब इसमें लोन भी होता है। भाई हमने क्या किया है, इस किसी को लोन दिया है 12 महीने के लिए। 12 महीने की यहाँ से लिख के लिखा था, 12 महीने के रेंट 1 लाख रुपये किसी को लोन दिया हमने।
अब 5,000 हर महीने मैंने इंटरेस्ट बनता है। तो 12 महीने का क्या हुआ? थोड़े डिविडेंड होगा। अब आता है डेप्रिसिएशन। अब जनरल एंट्री भी डेप्रिसिएशन के अंदर ही होता है। देखो, सिर्फ हमें क्या करना है, बुक करना है, ना कि पेमेंट देनी है ना कोई रिसीव करनी है। अब डेप्रिसिएशन होती क्या है, मेन तो प्रॉब्लम यहाँ आती है डेप्रिसिएशन क्या होती है। देखो डेप्रिसिएशन होती है जब भी कोई कंपनी बिजनेस चलाने के लिए कुछ ऐसे परचेज करती है, बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से चला सके, उसको कोई डिफिकल्टी ना हो। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसने कंप्यूटर में 8-10 मिनट तो जो भी कंपनी का फिक्स सेट है, चाहे वो फर्नीचर हो, ठीक है, मशीन हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, व्हीकल हो, प्रिंटर हो, ये सब फिक्स एसेट होती है। इनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता है ये फिक्स एसेट होती है। देखो, जब भी कोई कंपनी को एसेट या कोई चीज अपने बिजनेस यूज करने के लिए खरीदती है, जैसे कि बेचने के लिए नहीं, सेल करने के लिए नहीं, जैसे कंप्यूटर खरीद लिया उसने अपनी रिक्वायरमेंट करने के लिए, प्रिंटर खरीद लिया डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालने के लिए, फ्रिज खरीद लिया ऑफिस में चीजें, उसके नाम में चीजें खराब ना हो इसको मेंटेन करने के लिए, कार खरीद ली ताकि कन्वेंस में जाने में किसी को प्रॉब्लम ना हो, मोबाइल फोन खरीद लिया ताकि कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सके, कस्टमर कॉलिंग की रिकवरी कर सके। मतलब ऐसी एसेट जो कंपनी को के बिजनेस को चलाने में कंपनी का साथ देती है, बिजनेस को ईजी करती है, वो आपके एसेट है, ठीक है। अब सब कहीं बुक कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले में जाएंगे, सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। अब ये डब्बे बुक करना है, ना कि बिल ना रिसीव होगी, तो जनरल एंट्री में इसकी एंट्री बुक करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमने पहले ही खरीद ली थी, ठीक है। तो मान मैंने पहले से दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे खरीदते हैं। F5 करेंगे, 1/4 को मैंने कोई ऐसे खरीद लिया है फर्नीचर, और सी करेंगे FUR फर्नीचर, भाई फिक्स सेट हो गई, ठीक है, 1 लाख रुपए की बैंक से पेमेंट कर दी मैंने, ठीक है। अब पूरे साल का एक्सपेंस लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये 30 सितंबर से पहले पहले हमने परचेज करी है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद परचेज करते तो हाफ रुपये, ठीक है। अब फर्नीचर हमारे पास आ गया है। अब इसका डेप्रिस बुक करना है तो हम F7 करेंगे। डेप्रिसिएशन एक तरह का कंपनी का खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक तरह एक्सपेंस है। अब कितना यहाँ पर आ रहा था, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हम यहाँ पर बुक कर लेंगे, और क्रेडिट में कर देंगे जो एसेट हमने खरीदी थी, ठीक है। बीइंग बीइंग बुक, ठीक है। तो जितनी भी एसेट होती है, डेबिट से डेबिट होता है, क्रेडिट वो एसेट होती है, तो सब सारे कंप्यूटर लिए हमने 40% है, तो कंप्यूटर डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर पर आपने निकाला है डेप्रिसिएशन। 1 लाख का कंप्यूटर था, 40% के हिसाब से आपने निकाल लिया इसका, 1 लाख के मान लेता हूँ कंप्यूटर में 40,000 रुपये, तो यहाँ पर 40,000 रुपये हम डालेंगे। अब अगर कंप्यूटर ऐसा नहीं होना, कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, तो अपने कंप्यूटर पर ठीक ही नहीं करा कंप्यूटर कुछ से सेट में, तो 40,000 रुपये। अब कंप्यूटर की हम देखेंगे यहाँ पर, जाएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर ऐसा जो होगा माइनस से लिया होगा क्रेडिट में, क्योंकि हमने यहाँ परचेज नहीं किया, तो पहले हम परचेज करेंगे, F5 करेंगे, कंप्यूटर पेमेंट करेंगे, बैंक से करेंगे। हम यहाँ डेबिट 60,000 रुपये लेना आ रहा है अभी कंप्यूटर में, और हर साल
एज पर इनकम टैक्स मेथड के हिसाब से हम एप्लीकेशन बुक करते रहेंगे। अगला है हमारा प्रोविजन एक्सपेंस। अब प्रोविजन एक्सपेंस क्या होता है? वो एक्सपेंस जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं, इसका बिल नहीं आया तो हमें किसी किताबों में तो कैसे बुक करेंगे हम, ठीक है, चलाएंगे, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे लगेगी? तो उसकी जनरल एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले F7 में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, F7 करेंगे। F7 करने के बाद अब एक्सपेंस मान लेते हैं बिजली का बिल। बिजली बिल हमें पता है अगले महीने अंदाजा 10,000 रुपये आएगा, लेकिन अभी तक हमें उस बिल की कोई इन्वॉइस नहीं आई, ना ही हमारे पास कंफर्म है, लेकिन हर महीने हमारे पास 10,000 12,000 का उसमें आता है। तो हमें किताबें क्लोज करने के लिए तो हमें देखना, किताबें क्लोज करने के लिए हमें बुक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाएंगे हम और लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, एस्टिमेट, इसका बिल नहीं आया, हो गया। उसके बाद यहाँ बनाएंगे ऑल्ट सी करके प्रोविजन प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जाएगा हमारा प्रोविजन के अंदर, ठीक है। अब हमने अब हम लिख देंगे एज ऑन 31, हाँ, 2026, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे एंड में वे खर्चे 31 मार्च में बुक होते हैं, या फिर उससे मोस्टली प्रोविजन 31 मार्च में ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। इसके बाद डन हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रोविजन ऑडिट फीस। अब प्रोविजन ऑडिट फीस क्या होती है? वो ऑडिट फीस, हाँ, जब भी आपको सीए आपकी कंपनी को ऑडिट करता है तो वो एक ऑडिट करने के तो उसे ऑडिट फीस कहते हैं, ठीक है, ऑडिट फीस कहते हैं। बट उसका बिल हमें उस टाइम रिसीव नहीं होता, वो बिल हमें जब ऑडिट ऑडिट हो जाती है, जब ऑडिट होती है तब वो बिल मिलता है, ठीक है। तो उस ऑडिट प्रोविजन ऑडिट फीस कैसे बुक करेंगे हम, ठीक है। F7 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑडिट फीस। अब ये इसका एस्टिमेट लगा लें कि हमें 50,000 रुपये देने हैं, बट बिल तो आया नहीं अभी, क्योंकि बिल आ जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग के अंदर, ठीक है। 50,000 ऑडिट फीस देनी है और यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन और ऑडिट फीस, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल 25-26 27, ठीक है। तो ऑडिट करने की फीस हो जाएगी। और जब अगले साल इसकी पेमेंट करनी हो तो हम इसकी पे कर देंगे। जब अगले साल जब इसकी बैलेंस शीट हमारी ऑडिट हो जाएगी, अब छब ऑडिट होती है किसी भी कंपनी की 30 सितंबर के आसपास, 30 सितंबर के आसपास ऑडिट करने का हम इससे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है, इस तरह आपका ऑडिट फीस होगा और ऑडिट फीस की जनरेट की सकती है। अब प्रोविजन बैड, अब प्रोविजनल बैड डेब्ट थोड़ा अलग होता है, मैं आपको बता दूं। प्रोविजनल बैड डेब्ट होता है कि मान लो कि आपको आपकी कंपनी को सन्नी डायरेक्टर की वैल्यू है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, लेकिन सारे पैसे तो रिकवर हो सकते हैं। तो आपने मान लिया 1% पैसा मेरा डूब जाएगा, ठीक है, 25,000। तो 25,000 प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स में डाल देंगे। तो उसका प्रोविजन कैसे करते हैं? सेम ऐसे ही, बैड डेब्ट्स नहीं है तो बैड डेब्ट्स लेजर बनाएंगे, बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर हम लिख देंगे 25,000 रुपये। और अब प्रोविजन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल बैड डेब्ट, ठीक है, और फिर डाल देंगे हम प्रोविजन के अंदर। ये हमारा 26 और 27 का प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट बुक हो गया, ठीक है। अब जब हमारा पैसा डूब जाएगा ना, तो ये एंटी उससे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हम जैसे कि किसी का पैसा 10,000 रुपये नहीं आया है, ठीक है, छोड़ना, तो ये डाउटफुल डेब्ट हो गया। उसके बाद ये रहा, भाई बिजनेस करते हैं तो कुछ तो पैसा डूबता है, फायदा भी तो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई है। अब बैड डेब्ट्स, देखो हमारा ये भी हो गया है। ये सब में जनरल यूज होती है, और क्यों होती है वो मैं आपको धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
डन 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 और ही डन। अब ये आता है कि बैड डेट्स और राइट ऑफ। मतलब इसका मतलब होता है जो पैसा आपका डूब गया ना, उसको कैसे आप राइट ऑफ करोगे। ठीक है। अब देखो, किसी ने हमने माना था कि 25,000 डूब जाएगा, लेकिन हमारा 25,000 में से कुछ एक्चुअल नेक्स्ट ईयर उससे अगले साल हमारा किसी ने का लोन चल रहा था, या फिर किसी डेटर पे से हमें 10,000 रुपये लेने थे। उसने गिनती 9,000 रुपये दिए, हमने काफी फॉलोअप किया, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, लेकिन पैसे नहीं आया, तो हमने 1,000 रुपये क्या किया, हमने डाल दिए बैटर्स के अंदर। ठीक है। तो अब प्रोविजन ऑफ बैटर्स की एंट्री कैसे करेंगे, देखो कैसे एंट्री करेंगे हमसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो जिससे पैसा लेगा उसकी एंट्री करना पड़ेगी। अब मान लो मैंने किसी को माल भेजा 10,000 रुपये का। ठीक है। तो पहले तो हम सेल की एंट्री करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जनरेटिक का दिखाता हूँ, ठीक है ना, जनरेटिक कैसे करते हैं। वाउचर टाइप में जाएंगे, F7 करेंगे। अब कोई कंपनी है, अमित तानो एंड कंपनी का नाम तानो। इसको मैंने कुछ माल बेचा था। ठीक है। 10,000 रुपये का मैंने कुछ सर्विस दी थी या माल बेचा था। तो हमारे जब माल बेचा था डेटर हो जाएंगे हमारे। और इसने 10,000 रुपये का माल बेचा मैंने इसे। पहले हम मार्क एंट्री कर लेते हैं, जनरल जनरल के अंदर मार्क एंट्री कैसे करते हैं मैं भी वो भी आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जाएगा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट नहीं तो ऑल्ट सी करके हम सेल्स, लोकल सेल थी तो लोकल सेल, अदरवाइज सेल तो सेल करा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम सेल अकाउंट ले जाएंगे। तो मैं इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करता, बाद में इन्वेंट्री वाला अलग से बनाऊंगा वीडियो। ठीक है। तो 31 मार्च को या फिर 1/5 को मैंने क्या किया, इसे 10,000 का माल भेज दिया। अब माल में कुछ भी मान लो, सही है ना। मैंने इसको एक, मेरी कंपनी स्पीकर भेज दिया मैंने, सही है ना, स्पीकर मान लो, स्पीकर सोल्ड 1 पीस। ठीक है। अब मैं जैसे तानू कंपनी, अब करके तानू कंपनी में जाऊंगा। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि तानू से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं। किसी लेने क्योंकि मैंने माल सेल किया था। ठीक है। हम जनरेटर सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे पीएनएल में जाऊंगा, बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल के यहाँ पर, तो देखिएगा मैंने 10,000 का मैंने माल हुआ है। ठीक है। अब जब मुझे तानों से 10,000 रुपये लेने हैं, लेकिन इसने मुझे पैसे दिए 1 जून को। 1 जून को मुझे इसने, तानों ने दिए 9,400 रुपये कैश। ठीक है। अब 500 रुपये इसने दे ही नहीं रहा पैसे ये। हमने काफ़ी ट्राई कर लिया भाई पैसे, लेकिन वो हमें पैसे नहीं दे रहा। तो हम उस केस में मान लेंगे कि हमारा 500 रुपये तो भैया पे बंदा वो भाग गया, कुछ भी हो सकता है, मर गया, वट एवर। ठीक है। तो उस केस में हम अब डालेंगे एंट्री कौन सी, बैट ऑफ और राइट ऑफ। ठीक है। और बहुत सी टाइप में जाएंगे, F7 करेंगे और सी करेंगे, बैड डेप रिटर्न ऑफ। ठीक है। इंडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा यहाँ पर, ये सेव कर देंगे इसे। और 500 रुपये थे, डेबिट कर दिया हमने। अब पार्टी कौन सी, ताना पार्टी थी, ताना पार्टी को वहाँ पर हम 500 कर देंगे। अब तो यहाँ बैलेंस जीरो हो गया ना। तो हमने 31 मार्च में इसकी एंट्री मार दी है। हम 3 साल के बाद जब मर्जी एंट्री मार सकते हैं, या फिर 1 साल के बाद भी मार सकते हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने 3 साल के बाद होता है। तो लिख देंगे अमाउंट नॉट नॉट रिकवर। ठीक है। ये हो गया प्रोविजन ऑफ बैट ऑफ राइट ऑफ करने की एंट्री। ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करना। अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करने, पहले बात तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करते कैसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंट्री, सब एंट्री में जनरल एंट्री कैसी यूज होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, देखो बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। मैं चाहता हूँ उन स्टूडेंट को, उन अकाउंटेंट को जिनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जिनको सीनियर उनको सिखाते नहीं हैं, या फिर जिनको कंपनी इंटरव्यू देने में दिक्कत होती, इंटरव्यू देने वक्त उनको चीज़ें नॉलेज नहीं होती, जिनको, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ,
ताकि वो अपनी फीस। आप क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो कैसे करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। देखो सबसे पहले अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे तब जाके एंट्री लगेगी। ठीक है, इसके लिए आपको F11 करना पड़ेगा। F11 करने के बाद इन्वेंट्री मेंटेन तो सही, मैंने इसे पहले नो कर रखी है तो उसके मैंने नो कर दिया। ठीक है, उसके बाद और से करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है पहले तो ये बता दो इस मिनट। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक टैली के अंदर, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जब साल के एंड में आप उनके पास जो माल बच जाता है, गुड्स बच जाता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, सर्विस में तो पूरे होते नहीं है। तो उसमें माल बच जाता है, उसकी टैली में अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे, मतलब आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपको लमसम स्टॉक की वैल्यू दे देते हैं कि 10 लाख का स्टॉक बच गया, 5 लाख। तो वो टैली में कैसे डाले हम, जनरल एंट्री के साथ भी डाल सकते हैं। और हाँ, तो हम कैसे डाले, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, एक तो मैं आपको अकाउंटिंग बताता हूँ जेबी से कैसे एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर टाइप में, क्लोजिंग स्टॉक को डालेंगे डेबिट। ठीक है, क्लोजिंग डेबिट। अब जब आपका 2 लाख 50 हज़ार का माल बच गया और क्रेडिट में हो जाएगा हमारा परचेज, ऑटोमेटिक परचेज आ गया। और एज और 31/27 की एंट्री अब हाँ लिख सकते हो। सही है, एक तो ये होता है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। दूसरा तरीका होता है एक्चुअली क्या है, टैली में स्टैंडर्ड तरीके के अकॉर्डिंग ना, ये एंट्री आपने जो हमने क्रिएट करी है अभी क्लोजिंग स्टॉक की, ये अंडर ग्रुप करंट एसेट के करंट ये अंडर ग्रुप करंट एसेट के अंदर बनाइए। अगर मैं इसको स्टॉक इन हैंड के अंदर बनाऊंगा ना, तब जाके प्रीमियम शो करेगा। लेकिन टैली में इसके दूसरा फीचर है स्टॉक डालने के लिए, तो वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है F11 पे। यहाँ पर इन्वेंट्री अगर येस है तो उसको नो करना है, ये ऑलरेडी नो है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जैसे तो दिखाता हूँ, इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये स्टॉक डालना टैली के अंदर कैसे डाला जाता है, मैं आपको टैली में स्टॉक कैसे डालते हैं मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल कर दिया। अब हम जाएंगे P&L के अंदर, P&L में जाएंगे तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर टाइप में। सबसे पहले जाएंगे क्रिएट में, लेजर और क्लोजिंग स्टॉक, ये लेजर क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो वो दिखा देता हूँ बनी हुई इसके अंदर। ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, लेजर ऑलरेडी बनी हुई है स्टॉक इन हैंड के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आपको जो ओपनिंग था, जैसे कि आपका ओपनिंग था 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग 31/3/27 को आपका क्लोजिंग हो गया 11 लाख रुपए। अब ये मैं सोचता हूँ बढ़ कैसे गया भाई, आपने पीछे माल भी परचेज किया होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है पर, तो क्लोजिंग स्टॉक दिख गया। ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक देखने के क्या करेंगे, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेल और परचेज के नीचे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेकिन यहाँ तो आ नहीं था। अब यहाँ कैसे हो रही, तो हम F11 करेंगे यहाँ पर, और इन्वेंट्री को हम यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, इन्वेंट्री को भी नो करना, GST को नो नहीं करना। ठीक है, F11 के लिए इन्वेंट्री को नो कर देंगे और सेव करेंगे, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 11 लाख रुपये। ठीक है, 10 लाख ओपनिंग और 11 लाख क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये इसका टैली का स्टैंडर्ड एंट्री स्टैंडर्ड तरीका होता है। वैसे क्लोजिंग स्टॉक डालना तो वैसे क्लोजिंग स्टॉक के जनरली आपको मैं बता दिए। ठीक है, अब गुड्स यूज फॉर ऑफिस। अब गुड्स यूज फॉर ऑफिस अब कंजप्शन की एंट्री की मतलब है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम। ठीक है, अब आता है गुड्स यूज फॉर ऑफिस कंजप्शन, इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे वाउचर टाइप में, मतलब हमने ऑफिस कंजप्शन मतलब हम 5 जगह का सामान लिया है और ऑफिस में यूज हो गया है, तो हम सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस, नहीं है तो लेजर बनाएंगे ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा हमारा ऑफिस रिलेटिव वर्क एक्सपेंस है, और 25,000 रुपये हो गया। उसके बाद परचेज, आपके 25,000 माने जाएगा। ठीक है, ये आपका कंजप्शन की एंट्री हो गई ऑफिस वाली। ठीक है, क्योंकि सामान हमें क्या है, हमें सामान खरीदा और हमने कंज्यूम कर लिया उस ऑफिस के लिए, तो उसकी एंट्री ऐसे एंट्री होती है। ठीक है, और उसके बाद ये भी हमारा डन हो गया। अब आता है गुड्स यूज फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखो कंपनी क्या होती है, बिजनेस प्रमोशन करने के लिए ना, अब कंपनी क्या करती है, बिजनेस प्रमोशन करने के लिए कुछ सैंपल दे देती है जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थी। तो अब जब फ्री सैंपल दे रहे हैं तो उस वो भी एक तो हमारी कॉस्टिंग होती है, तो उसके एंट्री टैली में कैसे करें।
ठीक है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहले तो मैं समझ गुड यूज फी सिंपल होता है, मतलब हमने एक तरह की एडवर्टाइजमेंट करी है। ठीक है। तो हम टैली में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है इसमें तो ये। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अब कितने की एडवर्टाइजमेंट? मैंने 18,000 25,000 रुपये की करी है। 14,000 रुपये हो गए हमारे, जो फीस सैंपल दिए 14,000 रुपये की कर दिया मैंने। और परचेज अकाउंट हमें नेक्स्ट आता है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर ड्राइंग। मतलब जब गुड्स विड्रॉ करते, प्रोपराइटर या पार्टनर द्वारा माल लिया जाता है, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसका मतलब समझना चाहिए कि जो माल है वो बिका नहीं है, वो माल ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद लिया है, ये ले लिया है। तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे? ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सी एंट्री है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप टैली पे जाओगे, देखो ये माल, पैसा नहीं आ रहा, पैसा जा नहीं रहा, ये माल ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ट्रांसफर करो एडजस्टमेंट के लिए टैली एंट्री होता है। ठीक है। F7 करोगे। ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट बनाओगे कैपिटल के अंदर। ठीक है, कैपिटल का अकाउंट बनाओगे। ठीक है। और यहाँ पर आप कितना माल लिया है? मान लो उसने 24,500 का माल ले लिया, पार्टनर डायरेक्टर ने अरे पर्सनल यूज़ के लिए है। ठीक है। अब वो मालिक है, पेमेंट तो करेगा नहीं वो, क्योंकि माल ही उसका है। लेकिन कंपनी और मालिक दोनों ही अलग अलग एक इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है ना? जैसे कंपनी का पैन कार्ड भी होता है और ओनर का पैन कार्ड भी अलग अलग होता है, तो उसी तरह अब वो ट्रांजेक्शन होगी किसी की, तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ये माल हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने ये एंट्री कर दी है। ठीक है। तो स्टॉक गया है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, तो बिजनेस का स्टॉक पर्सनल में यूज हुआ है, इसे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ड्रॉइंग के अकाउंट की एंट्री। देखो मूवमेंट के लिए एंट्री हो रही है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। तो इसी तरह इंटरेस्ट की वीडियो में इतना ही। बाकी एग्जाम्पल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जनरल एंट्री के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे और उसमें सीखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आपका मोटिवेशन ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।